हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 जो है क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, लेक्चर नंबर 5। और आज का वीडियो लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो है इनफर्टिलिटी। आज हम इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी एंड अवेयरनेस के व्यू से भी। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो इनफर्टिलिटी, व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, क्या है इनफर्टिलिटी? जो होती है मीन्स जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं बेबी को, उसके जो रीज़न्स होते हैं वो मेल्स में भी हो सकते हैं, फीमेल्स में भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंत तक आप सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ जाएंगे, इसीलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए इनफर्टिलिटी क्या है। It refers to the failure to achieve a clinical pregnancy even after 12 months or more। ठीक है, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बावजूद भी मीन्स 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा, 18 महीने भी हो सकते, 24 महीने भी हो सकते, लगातार इतने टाइम तक अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बावजूद भी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, तो इस टर्म को बोला जाता है इनफर्टिलिटी। क्लियर हो गया? ओके। तो सेकंड पॉइंट है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टेरिलिटी। ये स्टेरिलिटी से डिफरेंट होता है। क्यों? स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि देयर इज़ नो चांस, कि महिलाओं का कोई चांस ही नहीं होता है उसमें कि वो प्रेग्नेंट हो, जबकि इनफर्टिलिटी में ऐसा नहीं है, उसमें चांस है। ठीक है, लेकिन कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाती है। इसका इलाज के द्वारा मतलब महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं, बट स्टेरिलिटी में कोई भी चांस नहीं हो सकता। तो इसलिए दोनों अलग अलग टर्म हैं, बट हम जो इनफर्टिलिटी है उसको रिलेट कर सकते हैं स्टेरिलिटी से। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। अब इसके रीज़न्स क्या हैं? द रीज़न्स फॉर इनफर्टिलिटी कुड बी मैनी, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, सच एज फिज़िकल, कंजेनिटल, कोई डिसीज़ हो सकती है, ड्रग हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है और इवन साइकोलॉजिकल हो सकता है। और मेल और फीमेल दोनों की रेफरेंस की ये बात है। ठीक है, कि मतलब उसके फिज़िकल शारीरिक रूप से कोई बीमारी, जेनेटिक रूप से कोई बीमारी या अदर कुछ बीमारियां हो सकती हैं, या ड्रग्स लेने से, ठीक है, या इम्यून सिस्टम वीक होने से, या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये इनफर्टिलिटी पैदा हो सकती है। इज़ दैट क्लियर? ओके। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी की। इसके टाइप्स क्या क्या होंगे? तो देखिए यहाँ देयर आर 2 टाइप्स। ना फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी इनफर्टिलिटी। तो देखिए प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है? ऐसा कपल जिसने कभी भी कोई बेबी कंसीव नहीं किया होता है, उसमें जब इनफर्टिलिटी आ जाती है तो उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। ठीक है, सो हु हैव नेवर कंसीव मतलब जो महिलाएं, जो कपल होगा उसने कभी भी कोई बेबी कंसीव नहीं किया होगा, उसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ओके। सेकेंड वन इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, मीन्स जिसने पहले तो कंसीव किया होगा, सपोज एक बेबी हो गया, फिर बीच में गैप रखा हो, लेकिन बाद में अगर दूसरा बेबी चाह रहे हो तो बेबी नहीं हो पाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। देखिए हु वर एबल टू कंसीव एटलीस्ट वंस, ठीक है, जिसने एक बार एटलीस्ट एक बार उसने कंसीव किया हो, बट नाउ आर अनेबल, लेकिन दूसरा वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन को, उस टर्म को हम बोलेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ओके, क्लियर हो गया? ओके। चलिए अब बात करते हैं मेल्स के टर्म्स में और फीमेल्स के टर्म्स में इनफर्टिलिटी कैसे कैसे हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनफर्टिलिटी इन मेल्स। ठीक है, अगर मेल्स की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो इजैकुलेशन होता है सेमिनल का, ठीक है, सेमिनल जो फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म होते हैं, अगर उसके इजैकुलेशन की बात करें तो पर इजैकुलेशन कम से कम जो सेमिनल फ्लूइड का जो इजैकुलेट होता है वो होता है 2.5 से 5 ml तक। ठीक है, और इसमें अगर स्पर्म काउंट की बात करें तो वो होते हैं 200 से 300 मिलियन तक। समझ रहे हैं? इतने सारे स्पर्म होते हैं। तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो स्पर्म होता है उसके काउंट में, उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी मोटेलिटी में, उसकी फर्टिलिटी में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से मेल में इनफर्टिलिटी पैदा हो जाती है। क्लियर हो गया? चलिए अब
बात कुछ यहाँ पे टर्म्स मैंने लिखे हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इतने सारे स्पर्म वन टाइम के जो इजैकुलेशन है वहाँ पर जो है वो होते हैं। स्पर्म काउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जब स्पर्म काउंट जो नंबर होते हैं वो कम होते हैं, मींस लो स्पर्म काउंट जब होगा किसी मेल में तो उसे हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलेंगे? ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है। सेकेंड वन, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, जब किसी में स्पर्म ही नहीं होंगे, ओनली सेमिनल जो फ्लूइड है, जो सीमेन होता है, ठीक है, उसमें तो स्पर्म क्या होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं या फिर सस्पेंडेड रहते हैं, हम ये कह सकते हैं। जब उसमें स्पर्म ही नहीं होंगे तो उस टर्म को हम बोलेंगे एंजियोस्पर्मिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब लो स्पर्म मोटेलिटी, अगर जो स्पर्म है उसकी मोटेलिटी लो है, मीन्स वो मोटेलिटी का मतलब क्या हुआ, स्पर्म एक जगह से दूसरी प्लेस में नहीं जा पा रहे। और हम ये फर्टिलाइजेशन में पढ़ चुके हैं, जो स्पर्म है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन रिलीज़ कर दिए जाते हैं वेजाइनल ट्रैक में। ठीक है, उसके बाद वो खुद ही मूव करते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं। वहाँ पर सेकेंडरी oocyte को वो फर्टाइल करते हैं, फर्टिलाइज़ करते हैं। बट अगर उसकी मोटेलिटी ही लो होगी तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा वहाँ तक, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एस्थेनोजूस्पर्मिया। एस्थेनोजूस्पर्मिया। ओके। अब है डिफेक्टिव स्पर्म मॉर्फोलॉजी, अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई डिफेक्ट है उसमें, तो उस टर्म को हम बोलेंगे टेट्राजूस्पर्मिया। ठीक है, ये चार के चार जो टर्म्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पर्म काउंट लो होगा तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे, अगर स्पर्म एब्सेंट होंगे तो उसे हम एंजियोस्पर्मिया कहेंगे, अगर मोबिलिटी लो है तो उसे हम एस्थेनोजूस्पर्मिया कहेंगे, अगर जो स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें डिफेक्ट होगा तो उसे हम टेट्राजूस्पर्मिया कहेंगे। क्लियर हो गया? इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं रीजंस की, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट रीज़न इज़ फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम आपको मैंने पढ़ाया था, जो स्क्रोटम है, ठीक है, स्क्रोटम जब बनता है जब बेबी फीटस की फॉर्म में होगा। ठीक है, जो 7th मंथ तक, ठीक है, फीटस की फॉर्म की बात कर रही हूँ मैं, जब वो कहाँ है, वूम में है अपनी मदर के, तो जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं और 7 मंथ्स के एंड में वो डिसेंड हो जाते हैं इस स्क्रोटम में यहाँ। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या यहाँ पर जो इंग्वाइनल केनाल होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से जो टेस्टीज़ हैं वो स्क्रोटम में डिसेंड ही नहीं हो पाते हैं। तो अगर वो डिसेंड ही नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पर इनफर्टिलिटी पैदा हो जाती है। और इसको एक टर्म बोला जाता है, आपको मैंने बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ही लिख देती हूँ, क्रिप्टोचिडिज्म। ये टर्म बोला जाता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब क्या टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाते हैं, उस टर्म को हम क्रिप्टोचिडिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके। सेकंड पॉइंट है ब्लॉक्ड वास डेफरेंसिया एंड वास एफरेंसिया, वैसा एफरेंसिया। ठीक है, वैसा एफरेंसिया। अब देखिए वास डिफरेंस क्या होता है, आपको पता है, जैसे यहाँ पर ये टेस्टिस हैं जो कहाँ इस टाइप से, ठीक है, मीन्स टेस्टिस यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो आपको यहाँ पर डक्ट दिखाई दे रही है, यही क्या है, वास डिफरेंस है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर टेस्टिस तो बन रहे हैं, अगर वास डिफरेंस ही ब्लॉक्ड हो जाएगी तो स्पर्म तो इजैकुलेट हो ही नहीं पाएंगे थ्रू द पीनस से वो इजैकुलेट ही नहीं हो पाएंगे अगर वास डिफरेंस ब्लॉक्ड हो गई। उसी तरह से वास एफरेंस क्या होती है, जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेमिनल जो आपके यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उसको वास डिफरेंस में कौन लेकर आते हैं, वैसा एफरेंसिया लेकर आता है। अगर यहाँ वैसा एफरेंसिया ही अगर ब्लॉक्ड हो गया तो जो स्पर्म है वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इसी का कारण है कि ब्लॉक्ड वास डिफरेंसिया वैसा एफरेंसिया के होने से इनफर्टिलिटी होगी मेल्स में। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम। अगर स्क्रोटम का हाई टेम्परेचर है, जिसे हम हाइपोथर्मिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया। ठीक है, तब भी जो स्पर्म है
वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था पहले ही कि जो स्क्रोटम होता है वो एक प्रकार से टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और वो बाहर ही इसीलिए है, ठीक है, जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी वो इसलिए है क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पर्म इस टेम्परेचर को नहीं सह सकते, ठीक है, इसलिए स्क्रोटम बाहर होता है, और ताकि थोड़ा टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो और वहाँ पर स्पर्म सर्वाइव कर सके। लेकिन जब स्क्रोटम का टेम्परेचर ही हाई हो जाएगा तो वहाँ पर जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो होगा ही नहीं, ठीक है, और उस टर्म को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, ठीक है। आई होप ये आपका पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, हमने एसटीडी पढ़ चुके हैं, हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो जाए, या अल्कोहलिज्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई मदिरा पान करता हो, या फिर गोनेडोट्रोपिन डेफिशिएंसी। गोनेडोट्रोपिन डेफिशिएंसी का मतलब ये है, ये जो होल प्रोसेस हो रही है, स्पर्म फॉर्मेशन जो हो रहे हैं, ये कहाँ, इसको सब कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस जो हमारी ग्लैंड है वो, उसमें से जीएनआरएच हार्मोन सेक्रेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो बोलते हैं, ठीक है, जीएनआरएच, वो जाता है कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड में, और तब जाके पिट्यूटरी ग्लैंड ही ऑर्डर देती है। ये सब कंट्रोल होता है, ये जो मैकेनिज़्म है पूरा टेस्टिस का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो उस टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये सब कंट्रोल किया जाता है। तो अगर गोनेडोट्रोपिन ही डिफिशिएंसी हो गई, ठीक है, तो ये सब उसको जब यहाँ पर कोई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है कि स्पर्म बनाने हैं, तो वहाँ पर इनफर्टिलिटी पैदा हो जाएगी उस केस में। ओके, क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये देखिए क्या है, ये एक जेनेटिकली प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है जो बॉय का, ठीक है, क्रोमोसोमल नंबर होते हैं वो होते हैं XY, ठीक है, नॉर्मल, लेकिन जिसमें क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होगा वहाँ पर जो X होता है वो पेयर में हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंड्रोम है जहाँ पर जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है या बहुत कम होता है, और जो बॉय होता है उसका जो मास होता है, मीन्स उसकी जो मसल्स मास होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उसमें मतलब जो एक जो बॉय के कैरेक्टर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और वहाँ पर स्पर्म भी बहुत लो क्वांटिटी में बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, समझ में आ गया। तो दीज आर द रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी इन मेल्स। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स की। बात करें अगर तो देखिए, तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम कवर कर चुके हैं। अगर वो इर्रेगुलर है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही हमें क्या बताता है, अगर कोई मंथ में, हर मंथ के लास्ट में, या जो भी है किसी भी फीमेल्स का जब मंथ का जो एंड आता है वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो दैट मीन्स वो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहे हैं, मिस हो गया, तो दैट मीन्स वो प्रेग्नेंट है। अगर ठीक है, ये मतलब लगाया जाता है ऐसा, और इर्रेगुलर हो गया है तो उसमें इनफर्टिलिटी पैदा हो सकती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिलेशन होता है किससे, ओव्यूलेशन से। समझ में आ गया। ओके, सेकंड पॉइंट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, PCOD, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स में हो जाता है। इस देखिए ये है क्या, तो इसमें ओवेरियन में क्या हो जाते हैं, सिस्ट पैदा हो जाते हैं, ठीक है, यूट्रस वगैरह में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, टोटल जो सिस्टम है वहाँ पर सिस्ट पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन और प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत आने लग जाती है, वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं PCOD के बारे में, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस पर अलग से डिटेल में वीडियो बना दूँगी। बट यहाँ पर आप इतना ही जानिए कि यहाँ पर जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसमें सिस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी रीज़न होता है इनफर्टिलिटी का। ओके, और ये बहुत ज़्यादा आम है आज के टाइम पर, ये बहुत ज़्यादा आम है गर्ल्स में, लेडीज़ में, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको इसमें ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, थर्ड है इनएडिक्वेट ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इनहिबिट्स इम्प्लांटेशन। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पढ़ाई चुकी हूँ मैं। जब ओव्यूलेशन होता है तो जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का वर्क करता है, जहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो
यही जब इसकी जो ग्रोथ है वो इनएडुकेट होगी, वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे अच्छे से, ठीक है। मतलब ये सब इफेक्ट डालेगा इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स में, ओके। और इम्प्लांटेशन नहीं होगा इसकी वजह से, ओके। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर देखिए जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पर क्या होता है, एग होता है, और यहाँ पर स्पर्म रिलीज़ कर दिए जाते हैं और मूव करते हुए अगर यहीं पे ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, ब्लॉकेज जब हो गई तो ये स्पर्म तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा उस साइड पर। ये क्या है, सेकेंडरी उस साइड है जो एम्पुलर रीजन में है फैलोपियन ट्यूब के, और अगर फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक हो जाएगी तो ये स्पर्म कैसे पहुँच पाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी रीज़न हो गया, मीन्स फर्टिलाइज नहीं होगा ये एग, तो प्रेग्नेंट नहीं होगी महिला, तो ये भी रीज़न क्या हो गया, इनफर्टिलिटी का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है वेजाइनल एंड सर्विकल इन्फेक्शन। अगर वेजाइना या सर्विकल जो सर्विक्स होता है वहाँ पर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया। नॉन कैनलाइजेशन ऑफ यूट्रस, ये भी एक रीज़न होता है इनफर्टिलिटी के लिए। फिर लास्ट है डिसफंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये भी सेम उसी की तरह है जैसे गोनेडोट्रोपिन का भी मैंने रीज़न बताया, क्योंकि जो गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, उसका वर्क ही क्या होता है, वो कंट्रोल करता है इस इंटायर प्रोसेस को, कि ओव्यूलेशन होना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस इंटायर प्रोसेस जो हो रही है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, इसमें से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अगर ये डिसफंक्शनिंग करेंगे, इनको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, तो ये कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, तब भी वो इनफर्टिलिटी को लीड्स करेगा, ठीक है। तो आई होप आज आपको ये इनफर्टिलिटी जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। और इसके क्या अब हम मतलब जो ART है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं जिसके हेल्प से प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल्स, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। इनफर्टिलिटी क्या है, क्या इसके रीज़न्स हैं, हमने डिटेल में जाना। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया और अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो है हमारा ART, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं। और तब तक ले स्टे ट्यून, बाय बाय।